हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम प्रतिभा है और आज भी हम करेंट अफेयर्स की सीरीज़ में कुछ 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। और यहाँ ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट है जो डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो जो 1 फरवरी को आपका बजट पेश किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, उसकी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला जो आपका बजट से ही संबंधित है। तो यहाँ पे हमने बात की थी कि जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने आम बजट पेश किया है। और अगर बात करें तो संसद में लगातार 8वीं बार बजट पेश किया है इन्होंने, ठीक है। तो स्पेशली इस बजट में ऐसा क्या है, क्योंकि अभी तक जितने बजट आए थे हमने काफ़ी निराशा भी हुई, क्योंकि महंगाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। लेकिन इस बार जो स्पेशली ध्यान दिया गया है वो जो मिडिल क्लास मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उन पे ध्यान ज़्यादा दिया गया है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक बात इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा क्यों हुआ है भाई, ये मध्यम वर्ग में अचानक इनकी दिलचस्पी कैसे हो गई। तो जैसा कि अभी आपने देखा था जब चुनाव हुआ था और जो सरकार है वो मतलब कम वोट मिले थे, एक तरह से आप ये कह सकते हो कि जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं वो थोड़ा सा अवेयर होते हैं इन चीज़ों से कि क्या चीज़ें हो रही हैं हमारे हित में हैं या नहीं है। तो इनको उतना ज़्यादा वोट उस हिसाब से नहीं मिला था जिस हिसाब से पहले था। तो शायद इनको लगा होगा कि जो हमारा वोट बैंक है मेन, उन पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो शायद इस वजह से इस बार जो मिडिल क्लास है इन पे ज़्यादा फोकस किया गया है। कई सारी चीज़ें सस्ती कही गई हैं, टैक्स वगैरह में भी छूट मिली है। बाकी टीवी है आपका, अगर बात की जाए गाड़ियां हैं, मोबाइल्स हैं, इन सब की कीमत भी कम की गई है। तो अब आप मोबाइल वगैरह खरीद सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, ठीक है, सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले संसद में केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है, ठीक है। हमने बात की थी जो सबसे पहला बजट पेश किया था वो किसने किया था, जॉर्ज विल्सन ने, है ना, 1860 में। हम इससे पहले इसकी बात कर चुके हैं, ठीक है। और स्वतंत्रता के बाद षणमुखम चिट्टी ने किया था। तो यहाँ जो हमने बात की थी इतनी चीज़ें भी याद रखनी चाहिए जब आप कोई बजट वगैरह पढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो आपको भी पता है कि बजट आगामी वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच आय व्यय का विवरण प्रस्तुत करता है। हमने कहा कि 12 लाख तक की इनकम हुई टैक्स फ्री, यानी जिनकी वर्ष की इनकम 12 लाख से मतलब है उनको भी इनकम टैक्स से फ्री कर दिया गया है, उनको भी अब इनकम टैक्स नहीं देना होगा। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे, केंद्र ने निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण के लिए ई मैप पोर्टल लॉन्च किया है। ये जो पोर्टल से संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में आपको बहुत देखने को मिलते हैं। पोर्टल से संबंधित क्वेश्चन हो गया, पीएम श्री से जो क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे पीएम वगैरह का वो हो, जिन्होंने स्टार्ट किया है कुछ चीज़ें, वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये एग्जाम में बहुत आते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें नहीं छोड़ने चाहिए। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे ई मैप पोर्टल शुरू कर रही है राष्ट्रीय कानूनी माप विज्ञान पोर्टल, यानी तो इसमें एक तरह से क्या है कि इसका उद्देश्य क्या है, पारदर्शिता, जवाबदेही और कानूनी माप विज्ञान मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। और जो संतुलित बाजार को एक तरह से बढ़ावा देने के लिए ये किया गया है। पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है, पारदर्शिता रहती है तो जो भी गलत चीज़ें हैं वो नहीं हो पाती हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका ई मैप पोर्टल, ठीक है, ई मैप पोर्टल। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमेजन ने फाउंडेशन मॉडल की नई पीढ़ी जिसका क्या नाम है, नोवा, नोवा की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अमेजन ने AWS के वार्षिक कार्यक्रम री इवेंट में फाउंडेशन मॉडल की एक नई पीढ़ी जिसका नाम है नोवा, इसकी घोषणा की है। तो अगर हम बात करें तो यह वेब सर्विसेज अमेजन की क्लाउड कंप्यूटर शाखा है। यह मॉडल पाठ, छवियां और वीडियो जैसे विविध इनपुट को प्रोसेस करने में सक्षम है, ठीक है। आप एक बार इसकी पिक्चर देख लीजिए तो आप समझ जाएंगे। ये है अमेजन बूस्ट AI विथ नोवा फाउंडेशन मॉडल।
तो इनकी आंखें हैं बिल्कुल चमकीली, है ना, रात को देखेंगे तो पक्का डर जाएंगे। डरावनी है काफ़ी, डरावनी तो होंगी। चलिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर हम कहें तो यहाँ से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना से 1 करोड़ घर होंगे रोशन। तो दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सोलर योजना पीएम सूर्य घर मुक्ति बिजली योजना, यानी जिसको बोलते हैं PMSGMBY, भारत के सौर क्षेत्र में एक बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। फरवरी 2024 में ये योजना शुरू की गई थी और ये योजना में केवल 9 महीने में 6.6 लाख सोलर इंस्टॉलेशन शामिल किए गए हैं। ठीक है, औसतन प्रति माह 70,000 है और इसका आंकड़ा जो योजना के पहले का है 7,000 प्रति माह की तुलना में कई गुना अधिक हो गया है। ठीक है, तो ये है आपका प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्ति बिजली योजना। और यहाँ अगर हम बात करें तो 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि क्या है इतना ज़रूरी। प्रति माह 300 यूनिट तक की बिजली, ठीक है, 78,000 तक की सब्सिडी और सस्ते ब्याज पर लोन मिलेगा। और योजना से जुड़ने की प्रक्रिया बेहद सरल है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। तो यहाँ 1 करोड़ घरों के लिए 75,000 करोड़ों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक बाघों की संख्या में कमी देखी जा रही थी, अब क्या हुआ है, बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। भारत में बाघों की संख्या लगभग 3,682 हुई है। और यहाँ अगर हम बात करें तो 2006 की बात करें तो 14-11 बाघों की संख्या से लगभग आपका दुगना समझ लो। ठीक है, तो यहाँ फिर एक बार थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई है। और ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है, इसके तहत जब हम क्या कहते हैं बाघों का संरक्षण करते हैं, तो ये धीरे धीरे क्या हो रही है, इसकी जो संख्या है उनकी निगरानी कर रहे हैं, कुछ तकनीक लगा रहे हैं ताकि उनको सेव किया जाए। तो इस तरीके से बाघों की संख्या क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारिया विक्टोरिया जुआन ने एक्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है। जो नर्सिंग का अवार्ड होता है, जो नर्स वगैरह होती हैं, उनका अवार्ड इन्होंने जीता है, मारिया विक्टोरिया जुआन ने। ठीक है, तो ये एक्चुअली 2024 का इनको पुरस्कार मिला है। और अगर हम बात करें तो मारिया एक तरह से कैरियर समर्पण और लचीलेपन का प्रमाण है। अगर हम बात करें तो विशेष रूप से फिलीपीन आर्मी स्वास्थ्य सेवाओं और फिलीपींस की सशस्त्र सेनाओं में, अगर हम कहें तो इनको विशेष रूप से इसी रूप में चुना गया था। ठीक है, ये है आपकी मारिया, ये। ठीक है, इनको अवार्ड मिला है। भारत ने श्रीनगर में पहली उबर शिकारा सेवा शुरू की है। कौन सी? उबर शिकारा सेवा। तो उबर ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की खूबसूरत डल झील में एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा शुरू की है। और अगर हम बात करें तो पर्यटन को क्या है, एक तरह से शिकारा सवारी का आनंद उठाने का मौका प्रदान होगा। और यहाँ अगर हम बात करें तो एक तरीके से अच्छा ही है। तो ये देखिए, ये है आपकी शिकारा, जैसे नाव की तरह होती है वैसी ही है, नाव की तरह। ठीक है, भारत ने 2030 तक सर्पदंश, यानी जो सांप वगैरह डस लेते हैं उनसे जितने लोगों की मृत्यु होती है उसको कम करने के प्रयास कर रहे हैं। तो अगर हम बात करते, भारत जो वैश्विक सांप काटने से होने वाली मौतों का लगभग 50% हिस्सा रखता है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे सांप होते हैं जिनको जो काट लेते हैं और इंसान की तुरंत मृत्यु हो जाती है। वहाँ पे भी कोई ऐसा नहीं हो पाता है कि उनसे तुरंत निजात पाया जाए। सांप के जहर से ही सांप की दवाई बनाई जाती है, आपको भी पता होगा। अगर हम बात करें, कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं कि काटते हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, जल्दी इंसान ठीक हो जाता है। मतलब कुछ मिट्टी वाले सांप जैसे अगर आप कह दो तो कुछ सांप ऐसे होते हैं जिनको काटने के बाद बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ इतने जहरीले होते हैं कि आपको काटने के तुरंत बाद ही आपकी मृत्यु हो जाती है। तो एक्चुअली इससे बहुत सारी मृत्यु हो रही है, तो उसको कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो सांप काटने को राष्ट्रीय स्तर पर अधिसूचित बीमारी घोषित किया गया है। ठीक है,
यह पहल ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में सांप काटने से होने वाली उच्च मृत्यु दर और विकलांगता को कम करने के उद्देश्य से की गई है। एक्चुअली क्या है कि जहाँ पे पेड़ वगैरह हैं, जहाँ थोड़ा सा गांव वाला एरिया है, वहाँ आप देखते हैं कि हर जगह कहीं कंडे में से निकल के सांप निकल आता है, कहीं से भी निकल आता है। हमारे घर में अगर हम खुद ही कहें तो हमारे घर में इतने सांप निकलते थे कि भाई पता चले कि बैठे हैं, पता चला पीछे से सांप आ रहा है। तो ये बड़ा रिस्की हो जाता है कि भाई अंधेरे में आप जा रहे हो और कब काट ले बहुत। अब मेरा जो एक डॉग था, उसकी भी मृत्यु सांप काटने से हो गई। तो सांप भाई बड़े खतरनाक होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के लक्ष्य के अनुरूप 2030 तक सांप काटने से होने वाली मौत और चोटों का आधा करने का लक्ष्य रखा गया है कि कम से कम इसको कम किया जाए, जिससे जो लोगों की मृत्यु हो रही है सांप काटने से वो ना हो। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ में काम कर रहा है। ठीक है। आनंद के बाद 2800 ELO रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय बने एरिगैसी। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी ने शास्त्रीय शतरंज में 2800 ELO रेटिंग बैरियर को पार करने का विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे भारतीय बनकर इन्होंने इतिहास रचा। तो पहले कौन थे? विश्वनाथन आनंद। उसके बाद इन्होंने ये काम किया है। अगर हम बात करें तेलंगाना के वारंगल के 21 वर्ष के खिलाड़ी, ठीक है, ये हैं और 2801 की रेटिंग के साथ दुनिया में चौथे स्थान पर हैं। दुनिया की अगर बात करेंगे, वर्ल्ड की बात करेंगे तो चौथे स्थान पर है। अगर भारतीय के रूप में बात करेंगे तो विश्वनाथन आनंद के बाद इनका नंबर आ रहा है सेकेंड में। ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे शिकारू नाकामुरा और फैबियानो कारुआना से थोड़ा नीचे हैं। एरिगेसी की ये उपलब्धि 2024 में उनके सनसनीखेज फॉर्म का हिस्सा है, जिसमें 45वें शतरंज ओलंपियाड में एक व्यक्तिगत स्वर्ण यानी एक गोल्ड और एक टीम खिताब हासिल किया है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो ये आपके अर्जुन है, अर्जुन एरिगेसी। ठीक है। ये जो शतरंज का खेल होता है, ये बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगता है। अगर 1 सेकंड का भी आपको वो हुआ तो फिर बाजी हाथ से पलट जाती है। तो बहुत ध्यान से ये खेल खेलना पड़ता है। ठीक है। चीन ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है। तो चीन ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है। तो अगर हम बात करें तो जो महाद्वीप पर अपनी शोध स्थितियों के एक विस्तार कर रही है, तो पूर्वी अंटार्कटिका के लॉर्ड्स मैन हिस्से में स्थित जोंगसॉन राष्ट्रीय वायुमंडलीय पृष्ठभूमि स्टेशन का उद्देश्य वायुमंडलीय घटकों के नियंत्रण और दीर्घकालिक अवलोकन प्रदान करना है। तो ये जो काम हुआ है ये हुआ है, और एक तरीके से ये जो चीन है ये अंटार्कटिका में ये अनुसंधान स्टेशन खोल रही है। ठीक है। चलिए, तो ये रही कुछ इम्पोर्टेंट 10 करंट अफेयर्स। मैं लगातार ऐसी ही चीज़ें इम्पोर्टेंट हम डिस्कस करेंगे। बीच में ऐसा होगा कि हम लोग जितनी चीज़ें पढ़ चुके हैं उनको हम रिवाइज भी कर लेंगे, ताकि जो चीज़ें हम पढ़ के जा चुके हैं पता चले कि दिमाग से निकल जाए। तो उसके लिए रिवीजन करना भी इम्पोर्टेंट है। तो रिवीजन करने के लिए आपके पास तो बेस्ट ऑप्शन रहता है, वीडियोस रहती हैं। आप वीडियोस को फास्ट मोड में देख सकते हैं। पहली बार जब देखिए तो स्लो में देखिए, जैसे नॉर्मल में देखा जाता है। फिर अगर आप रिवाइज कर रहे हैं किसी चीज़ को तो वीडियो चला के उसको थोड़ा सा स्पीड तेज कर दीजिए। उसके बाद तुरंत तुरंत आपको वो एक तरीके से आपके माइंड में चीज़ें हो जाएंगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे और कभी भूलेंगे भी नहीं। मैंने पहले वीडियो में आपको पिक्चर वगैरह नहीं शो की हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर हम पिक्चर के साथ कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो हमारे मतलब एक तरह से दिमाग में छवि बैठ जाती है। तो पिक्चर बेस्ट ऑप्शन था। बाकी आपकी क्या राय है वो भी आप दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। अभी स्टार्टिंग है, अभी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट और होगी। अगर आप लगातार इससे जुड़े रहेंगे तो मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगा। आपका कीमती समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। चलिए।
टाटा बाय बाय।